मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन 2.0 पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का भी लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से पहले तमिलनाडु को भी बड़ा तोहफा मिला। मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का फैसला लिया गया। मदुरई से अब दुबई, अबू धाबी के लिए उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने प्रस्ताव को संसद के पलट कर रखा। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन में बोलने नहीं देने और भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हम विपक्ष को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन से सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने कभी नहीं झुके हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम प्रस्ताव लाकर के खुश नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए ये प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं, पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में फिर से हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सांसदों ने जमकर के बवाल काटा। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का तमाशा पूरा देश देख रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया है। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल के एक बयान देख करके इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया गया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस वालों को बब्बर शेर कहा था और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया है। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देख करके खुशी होती है और अब यह साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना आर्किटेक्ट, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता थे। तृणमूल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताइए जा रहे कि इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर ली है और गठबंधन में सहमति भी बन गई है। टीएमसी महाभियोग में प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग कर रही। बता दें कि सीसी इस वक्त बंगाल दौरे पर है। हावड़ा में टीएमसी ने आज उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और कल भी सीसी को कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सीसी ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। एसआईआर पर जारी विवाद को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो या फिर पात्र वोटर को सूची से अपना नाम मिल जाए। सीसी ने आश्वासन दिया है कि एसआईआर में किसी भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। युद्ध के 11वें दिन भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। चारों तरफ बमबारी हो रही है। तेहरान में इजरायल ने न्यूक्लियर लैब पर अटैक किया। करज में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। यूएस फोर्स ने तेहरान में एक नए तरह के बम से अटैक किया। बमबारी के बाद आसमान में नीली रोशनी निकली। रात में दिन जैसा मंजर नजर आया। उधर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले जारी हैं। युद्ध में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरानी फोर्स ने इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया। रामला के इजरायली फोर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में ईरान लगातार मिसाइलें दागी जा रही। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार निशाना बना रहा है। बहरीन में उस होटल में भी ईरान ने अटैक किया जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि आईआरजीसी की तरफ से यह कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% गिर गई है, जिसके बाद से प्रति बैरल की कीमत $92.50 पर आ गई। वहीं अमेरिका तेल की कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को जल्द ही खत्म करने वाले बयान के बाद से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर दिखाई दे रहा है। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इसे लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने एक बड़ा बयान दिया। अरामको का कहना यह है कि अगर ये युद्ध ऐसा ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने के बाद बड़ा तेल संकट आ सकता है। दुनिया भर में तेल की किल्लत, लेकिन भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाकी सोर्सेज से 70% तेल मंगाया जा रहा है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। बात एलपीजी की तो बुकिंग टाइम बढ़ाने के साथ आउटपुट को भी 10% बढ़ा दिया गया। कमेटी के जरिए शॉर्टेज की निगरानी हो रही है। सरकारी सूत्र इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है। भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस की भारी किल्लत हो रही है और इस बीच घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर्स के हिसाब से निर्धारित करने के आदेश दिए ताकि घरेलू और आवश्यक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गैस मिले और संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरी को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि एलपीजी की किल्लत से लोगों की परेशानी न बढ़े। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो होटल, रेस्टों में एलपीजी की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तेल और गैस संकट को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने साफ कह दिया कि सरकार स्टॉक को लेकर के देश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने रांची में पेट्रोल पंप से लेकर के गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में देखने को लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई। मुंबई में लेकर के बेंगलुरु तक होटल, रेस्टोरेंट मालिक परेशान है। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद है या तो बंद होने जा रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सप्लाई कम हो गई। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20-20 होटल बंद हो गए। कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही तो 4 से 5 हजार होटल आने वाले दिनों बंद हो जाएंगे। गुजरात के नाडियाद में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत 1 करोड़ 21 लाख रुपए की विदेशी शराब को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने 42,000 से ज्यादा शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला करके उन्हें नष्ट किया। बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराबबंदी है। बीते 4 साल में नाडियाद डिवीजन में प्रशासन ने 20 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ चुकी है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन ने कल पुतला दहन भी किया था। दिल्ली के तरुण मर्डर केस पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया। शोएब जमाई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी हुई। तरुण जिम से लड़कों के साथ लेकर के मारपीट करने पहुंचा था और इसी दौरान खुद के बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। बता दें कि उत्तम नगर में होली की रात तरुण की हत्या कर दी गई। मुस्लिम पक्ष में 18 से 20 लोगों ने लाठी डंडे और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पिटा था। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्या पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली हैं। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने सड़क के किनारे बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि दोनों युवक कई फीट दूर जाकर के गिर गए। वहीं घटना के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गए, लेकिन हादसे का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बाइक सवार दोनों घायल युवक को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। भोपाल में एक पति ने ससुराल में घुस करके पत्नी और उसके घर वालों के साथ मारपीट की। आरोपी पति स्कॉर्पियो में सवार अपने 4 साथियों के साथ सोमवार देर रात ससुराल पहुंचा। हथियार और लाठी डंडों के साथ घर में घुसा और पत्नी पर जानलेवा हमला किया। आरोपी जिस कार से आया था उसकी नंबर प्लेट में बीजेपी युवा मोर्चा लिखा हुआ था। हमले के बाद से परिवार दहशत में है। दरअसल 8 साल पहले महिला ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी
और इसी को लेकर के दोनों में विवाद चल रहा था। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खो नागौरिया इलाके में एक गोदाम में छापेमारी करके अमूल ब्रांड के करीब 1.5 लाख किलो एक्सपायरी खाद्य उत्पादन जब्त किए। कारोबारी एक्सपायरी डेट मिटा करके नई तिथि डाल करके उन्हें बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर मिली शिकायत के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। विभाग ने जब्त की गई सामग्री को भी नष्ट कर दिया। नागपुर में महल इलाके में रेबीज के ग्रसित भैंस में आतंक मचा दिया है। बेकाबू होकर के भैंस सड़क पर दौड़ने लगी और कई लोगों को टक्कर मार दी। सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार को भी भैंस ने टक्कर मारी। हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद महानगर पालिका की टीम ने भैंस को पकड़ा। कारगिल के द्रास में ताजा बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सड़क पर बर्फ जमने से यातायात ठप हो गया। घर की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। पहाड़ों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। पर्यटकों के लिए ये नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया।